हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और एपिसोड में जिसका नाम पूजा टॉक शो के एक और एपिसोड में, एपिसोड 4 में। और आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर राजीव से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, प्राणिक हीलर हैं, लाइफ कोच हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, तो उसी की सीरीज़ में हम आज उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है और क्यों ज़रूरी होती है। तो बस थोड़े ही देर में वो हमसे जुड़ेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ओके। सो आप अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करते रहेंगे, तो हमारा हम उनसे क्वेश्चन करेंगे आपके रिगार्डिंग। और आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिल के आपको कैसा लग रहा है तो उसी तरह से हम करते रहेंगे, हमारा अप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा। सभी को अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है एंड ऑब्वियसली मुझे भी होती है। तो डेफ़िनेटली आप जो है अपना अप्रिसिएशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और आपको ये शो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली रिलेटिव्स एंड सभी के साथ शेयर कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। राइट, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, एज़ यू नो। और अभी इससे पहले अगर हमारे साथ एक जयश्री मैम आई थी, जो कि एक इमेज कोच हैं, मुंबई से थी वो। उससे पहले हमारे शो में सिकंदर सर आए थे, जो कि एक म्यूज़िशियन एंड आर्टिस्ट हैं। उससे पहले अनुभूति आई थी, जो कि हमारा फर्स्ट एपिसोड था, और वो हमसे जुड़ी थी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव जुड़ रहे हैं, जो कि एक मुंबई से हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। वो प्राणिक हीलर भी हैं और बहुत सारी वैदिक एंशिएंट चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे कि एक है योगा, जिस पे वो काम करते हैं। एंड बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं जो कि वो हमें बताएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ें जो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप आज के शो में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन हम डॉक्टर राजीव से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे और उसका जवाब हम आपको बताएंगे। राइट। तो कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। और प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने वेव्स, ये सारी चीज़ें हमें भेजते रहिए, सो दैट हमारा अप्रिसिएशन, हमें थोड़ा जोश आएगा। वैसे तो हम हमेशा ही अपना काम जोश में करते हैं, लेकिन आपके अप्रिसिएशन का इंतज़ार रहता है, हमें उसकी ज़रूरत है हमें। राइट। तो डेफ़िनेटली आप वो हमें भेजते रहें और करते रहें, सो दैट राजीव ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर राजीव ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। डॉक्टर राजीव ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हाय राजीव, कैसे हैं आप? हेलो। गुड। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ ऑडिबल है? हाँ सर, आपकी आवाज़ ऑडिबल है। हम्म। तो वेलकम टू आवर शो सर, पूजा टॉक शो, एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। इतने शॉर्ट नोटिस पे फिर भी आप आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर, जैसा कि कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, तो उसी की सीरीज़ में हमने ये शो मतलब आपको स्पेशली 11 को रखा कि हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार ना, मतलब कह सकते हैं कि लोग इस पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम्म मतलब अगर साइकोलॉजी या फिर मेंटल हेल्थ या मेंटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना, तो हम्म। आपको नहीं लगता हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है कि मतलब मेंटल, मतलब कि वो मेंटल रिटार्डेड ही होगा ऐसा करके? तो अ, इसके बारे में कुछ बताइए।
कि हाँ मतलब कैसे लोगों का एक जो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मुझे साइकोलॉजिस्ट से मिलना है तो लोगों को लगेगा कि अरे तुम अच्छे खासी तो हो, तुम्हें साइकोलॉजिस्ट से क्यों मिलना है, डेफिनेटली। ऐसा। तो एक ये जो चीज़ है इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे मतलब ये एक मिसकॉन्सेप्शन कैसे हटा सकते हैं हम। देखिए मेंटल हेल्थ इट्स अ काइंड ऑफ स्टिग्मा लोग अभी भी मानते हैं हमारे सोसाइटीज में। आई एम ऑडिबल? या सर, आई ओके। ऑडिबल। या सो अभी भी हमारी सोसाइटी में इसको एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है कि जैसे कि सोसाइटी में कुछ एक कुरीति या कुछ इस तरह के बुरी प्रथा हो, उस तरह से इसको मानते हैं लोग। और जैसे किसी ने कुछ गुनाह कर दिया हो, गलत कर दिया हो, क्योंकि फिजिकल हेल्थ सबको दिखाई देता है। दैट्स वाई सब लोग इजिली बोल देते हैं कि हाँ, वी शुड कंसर्न टू आवर डॉक्टर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, क्योंकि वो अनसीन है, दिखता नहीं है, तो वहां पे लोगों को लगता है कि नहीं, ये बीमार नहीं है या इस तरह इसको प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर ये ऐसे ही मतलब कि अटेंशन के लिए लोग बोल रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ पे अभी भी ये है कि जो दिखता है हम उसी को फैक्ट मानते हैं, सच मानते हैं। जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं मानते हैं। एंड हमारी सोसाइटी में एक वर्ड चलता है, पागल। पागल वर्ड बहुत, हुँ, क्या तुम पागल हो गए हो क्या तुम? जैसे आपने बोला अभी कि किसी को बोल दिया जाता है कि आई जस्ट वांट टू टॉक विद साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, या मुझे साइकेट्रिस्ट से विजिट करना है। तो उसको इस तरह से देखा जाता है जैसे उसने शायद किस बहुत बड़ा मतलब कि गलत काम कर दिया है। क्राइम एक तरह से है, उसके लिए ऑफेंस हो गया है सोसाइटी में। तो और दूसरी चीज क्या है कि सबसे बड़ी बात है, ये स्टिग्मा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? मेन फैक्टर ये है कि अवेयरनेस। इवन आप अपने, वी आर एजुकेटेड पीपल, हम जो कहते हैं ना, एजुकेटेड पीपल हैं हम लोग। और हमें मतलब कि हमें सब कुछ पता है, हमने पढ़ा है, फैक्ट्स देखा है। फिर भी अगर हमारे बीच में से कोई अगर फ्रेंड बोल भी देता है, गलती से सजेस्ट कर दिया कि यार तुम्हारे पास वर्क प्रेशर ज्यादा है, तो यू जस्ट गो एंड मीट एनी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट। तो रिएक्शन ये होता है, क्या तुमने मुझे पागल समझा है क्या? मीन्स एक्सेप्टेंस हाँ, नहीं है राइट। हमारे पास। अवेयरनेस नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। और कुछ लोग जो अवेयर भी हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और एक्सेप्टेंस भी है तो uh, लोग क्या कहेंगे, जो एक है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। सो राइट। अभी हम हमेशा ये देखते हैं कि यार लोग मेरे बारे में कैसा कंसेप्ट बना ले। इसको हम लोग अभी अपने सोशल प्रेस्टीज या सोशल एक स्टेटस से जोड़ लेते हैं कि फिजिकल हेल्थ, सपोज आई एम एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो लोग ये बोले हाँ हुँ, हुँ। हॉस्पिटल में एडमिट है, लाइक बहुत बड़ी चीज हो गई है। बट अगर कोई बोल दे पागल खाने में है, तो एक अलग सा, अरे वो तो पागल हो गया, उससे बच के रहना। तो फिजिकल हेल्थ को जहाँ पे लोगों ने एकदम हाई फाई पैकिंग करके उसको अच्छा कर दिया कि जैसे मॉल में बिकने वाला कोई प्रोडक्ट हो, फिजिकल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ को कर दिया कि सड़क के किनारे जैसे हमारे भाजी सब्जी बेची जाती है ना, वैसे। सो जबकि हमारे लिए जरूरी है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, मतलब दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो ये जरूरी है कि अवेयर होना एंड एक्सेप्ट करना इस चीज को, कि इसको करें हम। राइट, या राइट। ओके। तो सर अब हम आपके थोड़े आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी एजुकेशन और आप कहाँ से हैं बेसिकली, और आपने यही पर्टिकुलर साइकोलॉजी वैसे बहुत रेयर, मतलब कि अगर कह सकते हैं कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी। और कुछ अच्छा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैं भी कभी चाहती थी कि मैं पढूं, लेकिन
साइंस भी पढ़ना चाहती थी तो पढ़ नहीं पाई दोनों साथ में। तो हम्म। मतलब आपने क्यों चुना साइकोलॉजी को ही, क्यों अपना करियर चुना? और थोड़ा ओके। सा अपनी लाइफ के बारे में बताइए, आपकी कहाँ से शुरू किया आपने स्टडीज और ये ओके। सारी चीजें। आई थिंक कि ऑलमोस्ट जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे इसमें है, नॉर्थ इंडिया में एक प्लेस है प्रयागराज, अभी प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था। सो ओह, हम्म। हमारा शहर या प्रयागराज। हाँ। So Ewing Christian College is a very famous autonomous college. So I did my graduation in psychology and English literature, and then वहाँ से उससे पहले क्या हुआ था कि हमारे यूपी में बोर्डिंग सिस्टम में, एजुकेशन बोर्ड में, कि 10+2 में अलग से साइकोलॉजी नहीं है, वो सीबीएसई से स्टार्ट होता है। बट इंटरमीडिएट में मेरा एक एजुकेशन का पेपर था, तो वहाँ पे जो मेरी ओके। प्रोफेसर लेक्चरर थी, रुखसाना निहार करके, वो मैम ने मुझे काफी प्रमोट किया था। उन्होंने काफी कुछ एक करियर गाइडेंस एक्चुअल में जो होना चाहिए, जैसे अवेयरनेस, अभी हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ का हम्म। अवेयरनेस, तो उसी तरह से वो अवेयरनेस, वो इंफॉर्मेशन, वो सोर्सेज उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाए। शी वॉज अ रिसर्च स्कॉलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। देन आई अटेम्प्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एविंग क्रिश्चियन कॉलेज। सो एडमिशन हुआ, देन उसके बाद आई स्टार्टेड माय एजुकेशन, एकेडमिक, प्योर एकेडमिक। सो बिफोर दैट इन माय फैमिली माय एल्डर ब्रदर इज एमडी, सो मैं भी सोचता था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी कुछ करूं, तो बट कुछ होता है कि हमेशा सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती, या आप उस सिचुएशन के लिए सही नहीं हो, ऐसा भी टाइम आता है। हम्म। तो फिर मैंने कहा ठीक है, एंड उस टाइम में मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू ही किया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो इट हुआ, मुझे ये फील हुआ कि हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ काफी इंटरेस्टिंग है, और ह्यूमन बिहेवियर तो हर कोई एंड समझना चाहता है। जैसे कि हम ही आप अभी हम लोग जितने भी लोग हैं, उतने लोग ही हम्म। हमेशा एक दूसरे को फेस को देख के सोचते हैं क्या सोच रहा होगा ये, क्या कर रहा हो, तूने ऐसा क्यों रिएक्शन दिया, तूने ऐसा क्यों किया। तो ये जब क्वेश्चंस बार बार मैं फेस करता था, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या है इसके पीछे कि लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। देन आई स्टार्टेड, मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू किया मैंने उसमें, साइकोलॉजी में। सो आई ज्वाइंड पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इलाहाबाद, जो आपका चंद्रशेखर पार्क में है, वहां पे ज्वाइन किया। रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी है, वहां पे मैंने मेंबरशिप ली। सो आफ्टर कॉलेज एंड माय स्पोर्ट्स, आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, सो उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाके रीडिंग करता था। एंड वो मेरा सर्कल होता था मुट्ठीगंज से गऊ घाट, गऊ घाट से फिर रामकृष्ण मिशन, फिर पब्लिक लाइब्रेरी, अमिताभ बच्चन स्पोर्टिंग क्लब, देन फिर वापस घर की तेरे। तो ओके। या फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन इन इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, डॉक्टर शीतला प्रसाद, डॉक्टर अल्पना पॉल, दीज आर द माई मेंटर, एक तरह से कह सकते हो कि होता ना प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, मेंटर कौन था, तो दीज टू पीपल आर माई मेंटर। इन्होंने मुझे उस समय हमारे फेयरवेल में डॉक्टर शीतला प्रसाद जी ने हमें एक बुकलेट दिया कि इसमें इंस्टीट्यूशंस ये हैं, ये कोर्सेज होता है, ये स्पेशलाइजेशन है, इफ यू वांट। सो मेरा काफी इंटरेस्ट था, काउंसलिंग में नहीं था सही बताऊं तो। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन डायग्नोसिस, एक होता ना कि क्या है ये। तो उसके वजह से मैंने ओके। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के पर्पस से क्लिनिकल एस्पेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। कि देन आई फाउंड डीयू के एंट्रेंस दिए, बीएचयू के दिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के दिए, ऑलमोस्ट जितनी भी, इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस दिया, सब कुछ। बट फिर मास्टर्स के लिए आई वेंट गुरुकुल सिस्टम, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, दैट इज इन हरिद्वार। सो ओह, वो भी या आपने ज्वाइन किया? so I did my ओके। masters from Dev Sanskriti University Haridwar. It's totally clinical experience. So during my graduation second year, we started exposure and empirical work like a counseling session karna. Then we worked with some NGOs or some social agencies to make awareness about the public and mental health. So वहाँ से then after master completion I went, first time I joined, जहाँ से मास्टर कंप्लीट करते करते मेरा प्रोफेशनल करियर भी शुरू हुआ, दैट वाज एकेडमिक।
बट मास्टर करते करते मैंने अपना प्रोफेशनल करियर का भी शुरू किया. पार्ट टाइम आई स्टार्टेड एज अ काउंसलर इन डी एडिक्शन सेंटर. देन I started as an academic counselor. Then from Ajmer, Rajasthan Mahila Kalyan Mandal, I got an opportunity कि you can join as a psychologist, full-fledged psychologist. So I joined. I worked with mentally. अभी तो वो word काफी मतलब बैन कर दिया गया है. Differently abled, जिसको हम पहले बोलते थे disabled or mentally challenged group. So I started work with them. Then I started my research same time. So I did my doctorate in clinical psychology, and after that I joined NIMS University, that is a medical university. So I taught UG, PG, nursing students also, and engineering had a paper of behavioral science and value education. So इवन लॉ के स्टूडेंट्स में भी होता है ना क्राइम एंड बिहेवियर, सो उस एस्पेक्ट पे भी काम करना. तो इट्स अ काफी लंबा रहा प्रोसेस. एंड नाउ आई एम associated with corporates, and I'm running my own venture, Manas Care. So I'm working on that with collaboration with different agencies. Okay, that's nice. तो सर साइकोलॉजी मतलब वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी, तो आप तो साइकोलॉजिस्ट है, तो मतलब आप तो देखते ही पहचान जाते होंगे. नहीं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. कभी भी मैं पब्लिक गैदरिंग में या कहीं पे भी अगर मैं बोलता हूँ, या कभी सोशल मीडिया पे भी लोग प्रोफाइल में देखते हैं, ओह यू आर साइकोलॉजिस्ट, सो कैन यू रीड माय माइंड. लगता है या मैं भगवान हो गया हूँ क्या? लाइक ये दिस इज मिथ. एक्चुअली फैक्ट ये है कि साइकोलॉजिस्ट नेवर रीड माइंड, कभी भी नहीं करता. ही ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिस्पॉन्सेस, एंड देन प्रिडिक्ट करता है. कि प्रिडिक्शन होता है, 100% वो नहीं कहता है कि हाँ तुम ऐसा ही कर. और एक बात और है, मैं शेयर कर देता हूँ कि समहाउ एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने जो अभी ट्रेंड देखा है लोगों में, एंड चल भी रहा है, कि साइकोलॉजिस्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर एज अ काउंसलर रोल प्ले करते करते कब एडवाइजर हो जाता है पता नहीं चलता उसको. तो साइकोलॉजिस्ट नेवर डू मतलब प्रोवाइड और डू एडवाइज. साइकोलॉजिस्ट कभी नहीं काम करता, काउंसलर कभी काम नहीं करता कि तुम ऐसा कर लेना. गाइड या एडवाइजर का काम नहीं होता है. साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर है डिफरेंट थिंग वर्क. सो माइंड रीड नहीं करना होता है. बिहेवियर पैटर्न जो हमारे होते हैं, मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे, चाहे फिजिकल मूवमेंट्स हो जाएं, बॉडी लैंग्वेज हो जाए, सारी चीजों को एक ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्वेशन फील इज डिफरेंट थिंग. ऑब्जर्वेशन जो डेटा बेसिस पे होता है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा ऐसा है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा अगर ऐसा रहा तो ऐसा हो सकता है. तो देन वी प्लान समथिंग कि हाँ इसको कैसा ट्रेनिंग लेना चाहिए. देन ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में हम उसको काम करते हैं. ओके, तो ये मिथ है, मतलब साइकोलॉजिस्ट माइंड रीड करते माइंड रीडिंग का कहीं नहीं होता. एंड एक मिथ और है कि साइकोलॉजिस्ट एडवाइस देता है. एडवाइस कभी नहीं देता साइकोलॉजिस्ट. ओके, या ठीक है. और सर एक क्वेश्चन, जैसे कि आजकल एक बहुत ही कॉमन मतलब है, लोग बोलते हैं ना मैं डिप्रेशन में हूँ, मतलब कुछ भी होता है ना, कुछ छोटा मोटा भी चीज होता है तो बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं बहुत आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड. मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि मैं डिप्रेशन एक बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, बहुत ही अलग कंडीशन होती है. तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप वो थोड़ा एक्सप्लेन करें. आजकल मैं बहुत सुनती हूँ लोगों को ना, कुछ भी होता है तो बोलते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, ऐसा करके. तो आप थोड़ा वो बताएं कि डिप्रेशन में क्या फर्क है, डिप्रेशन क्या सिचुएशन है. ओके, देखिए डिप्रेशन मीन्स इट्स लाइक अ सैडनेस. एक नेगेटिव टर्म है, डाउन, फॉल डाउन की तरफ, नीचे की तरफ. बट आज मेरे बॉस ने मुझे डांटा, मैं दुखी हो गया और मैं फ्रेंड से बोल रहा हूँ कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड. दैट इज नॉट डिप्रेशन. डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल टर्म. इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन.
व्हेन यू रीड, जो हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर्स हैं, दे नो DSM-5, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। सो इट हैज वो हमारे जैसे हमारे रिलीजन में होता है ना, भगवत गीता है, अलग अलग कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी तरह से हम साइकोलॉजिस्ट की होती है DSM-5, DSM होता है, उसके अलग अलग वर्जन आते हैं, ओके। DSM-4, 5, तो अभी 5 का रिसेंट में है। तो इट सेज कि एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स तक सेम पैटर्न बने रहते हैं आपको, उस तरह से नेगेटिव, लाइक आप आइसोलेट खुद को कर लेते हो, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हो रही हैं। इवन आपका एपेटाइट डाउन हो जाता है, और एक मतलब नेगेटिविटी आपके मन में कंटिन्यूअस, वो एटलीस्ट 6 मंथ तक वो बने हैं रेगुलर पैटर्न में। ऐसा नहीं 1-2 दिन हुआ और फिर चौथे दिन आप एकदम फिट हो गए ना, दैट इज नॉट डिप्रेशन, एंड इट्स अ क्लिनिकल स्टेटस। एंड जब ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो इसको हम बोल सकते हैं यू आर फीलिंग सैड, आप दुखी हो रहे हो, सैड हो रहे हो, तो दैट इज नॉट डिप्रेशन। तो हर चीज को डिप्रेशन से जोड़ देना वो नहीं है सही बात। ओके। एंड हाँ, तो आप या जैसे कि हाँ, यस प्लीज, बताइए सर आप। नहीं आप कंटिन्यू प्लीज। आप जैसे कि आप जैसे कि सर आपने बोला कि आप वैदिक साइंस या ऐसा कुछ अभी उससे रिलेटेड हैं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हाँ कि जैसे कि कहते हैं कि हमारे एंशियंट साइंस में कि हमारी जो बॉडी, सॉइल, सोल और हमारा जो माइंड है, वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अगर मतलब कुछ भी सपोज हमारी बॉडी मतलब हमारे मेंटल में अगर हम मेंटली मतलब गुड फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी इसके बारे में या हमारी बॉडी का अलाइनमेंट इस चीज का के बारे में बता देता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सी देखिए, वैदिक साइंस मतलब कि अभी भी मॉडर्न साइंस से परे है। अगर आप देखोगे तो वैदिक साइंस ने जो काम किया हम उसी पे रिवर्क कर रहे हैं। वी आर सर एक सेकेंड, एक हाँ, व्यूअर का क्वेश्चन है, वो हाँ, ले लेते हैं पहले। हाँ, अनुभूति हमसे पूछ रही है कि हाँ, एनी टिप टू डील विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। या देखिए, GAD को डील करने के लिए काफी सिंपल वेज हैं। अगर हम अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इफ यू आइडेंटिफाई ऑन अर्ली स्टेज, तो वहां पे हम उनको कंसर्न कर सकते हैं अपने साइकोलॉजिस्ट को, एंड उनकी हेल्प ले सकते हैं हम लोग साइकोलॉजिस्ट की। ओके, सो जनरली एंजाइटी को अगर हम बात करते हैं कि एंजाइटी GAD मतलब एंजाइटी है क्या एक्चुअल में, तो कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है। सो इट्स अ काइंड ऑफ फियर क्रिएट्स एंजाइटी। ओके, और जब ये लॉन्ग टर्म तक और एक उस पे क्या बोलते हैं क्रॉनिक स्टेज पे चला जाता है, तब वो हमारे डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। इनिशियली हर चीज से हम डर जाते हैं, तो एंजाइटी क्रिएट होता ही है हमारे माइंड, उसमें माइंड में, जिसको हम लोग कर सकते हैं एड्रेस की, हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसको, जैसे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम आल्सो कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लीडरशिप ट्रेनर, life coach, so I do such type of training to deal your anxiety disorders or anxiety. First thing तो मैं जिसको भी है मैं आई विल से कि सबसे पहले उसको साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कैन ऑब्जर्व एंड असेस इन रियल टाइम, रियल सिचुएशन। ओके, एंड सेकेंड थिंग, जब आपको साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करनी है इन नॉर्मल वे कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमें कुछ ऐसे एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो एक तो माइंडफुलनेस का सबसे अच्छा तरीका है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं 20-20 मिनट्स एवरी डे, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। जिसमें माइंडफुलनेस में क्या होता है, इट्स मेक अवेयरनेस अबाउट आवर एक्टिविटीज, आवर बिहेवियर पैटर्न, आवर थॉट्स। सो हमारा जो थॉट है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उस पर क्वेश्चन करना है, क्या हमारे थॉट्स रूट जो हैं वो सही हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं, रीजन मतलब लॉजिक्स यूज करना है। देन उसके बाद में हमें करना होता है कि
एक तो ये होगा कि हम खुद को अवेयर, माइंडफुलनेस के थ्रू हम अगर जा रहे हैं तो उसमें हम थॉट्स प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आपने मेडिटेशन किया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो मेडिटेशन करते हैं और किया होगा, तुमको पता होता है कि क्या मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देन उसके बाद में हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपने बॉडी को, अपने सराउंडिंग्स को जस्ट वी ट्राई टू रियलाइज और फील दैट। सो बट दैट इज नॉट रियल मेडिटेशन। एक्चुअली मेडिटेशन कर किया नहीं जाता है, जो हम लोग मार्केट में हम लोग करते हैं दैट इज अ प्रोसेस, हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन मतलब हो जाता है जस्ट, तो इसलिए मेडिटेशन, हाँ जो लोग बोलते हैं 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो दैट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन आपका कुकिंग करते समय भी, आप जैसे होता है कि आप कुछ खाना बना रहे हो और खो गए कहीं पे और आपके घर में आवाज दी जा रही है कि हेलो सुनो, बट यू आर नॉट अवेयर, मतलब आप इतने डीप जा चुके हो उस चीज में, दैट इज मेडिटेशन। ओके, तो ये मेडिटेशन अभी क्या है, चीज में डीपली चले जाना हाँ इन्वॉल्वमेंट। तो या मेडिटेशन मीन्स अपने मेडिटेशन में क्या होता है, जब हम खो जाते हैं तो हम अपने सोल के हो जाते हैं, अपने खुद के हो जाते, सेल्फ के हो जाते हैं। हमें बाहर से ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, आपके सेंसेस काम करना उस समय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कट करके आपको खुद से कनेक्ट कर देती हैं, दैट इज मेडिटेशन। सो हाँ, तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी वही होता है कि शुरू में इसीलिए हम लोग बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। सो प्रैक्टिस कर, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। देन उसके बाद में आता है, बहुत सारे लोग लाइक कुछ नेचुरल केयर लेते हैं, जैसे एरोमा थेरेपी हो गई, वो करते हैं। कुछ लोग वॉक पे जाते हैं, कुछ लोग रीडिंग राइटिंग का अगर कुछ लोग रखते हैं तो उस पे फोकस कर सकते हैं कि कैसे रीडिंग करना है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको रीड करके हम एक पॉजिटिव वाइब्स फील करें। अब ऐसा नहीं कि जैसे आजकल के न्यूज चैनल्स देख लो आप, एक तो आप दुखी, ठीक है, और आपने टीवी ऑन किया, हाँ, वैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, इतने डेथ हो गए, या उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, ये इस स्कैम में पकड़ा गया, आप और डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ट्राई टू कट ऑफ दीज, हाँ दीज नेगेटिव। देखो, मैं नहीं कहता कि हर 100% परफेक्शन मिलेगा, हाँ, लेकिन आपको ये रहेगा कि परफेक्शन नहीं है तो एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट। आप परफेक्शन की तरफ बढ़ तो सकते हो ना। एग्जैक्टली। तो दैट इज वाई, सो हमें एक तो नेगेटिविटी को खुद से, जब हम अपने ये माइंडफुलनेस ट्रेनिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने थॉट्स को लेके अवेयर होते हैं। देन उसके बाद में हम आसपास में जो चीजें हो रही हैं उसके पास ऑटोमेटिक अवेयर हो जाएंगे। इवन आप जब ये मेडिटेशन करना शुरू करोगे ना, तो आप ऐसे जो हमेशा नेगेटिव टॉक करते हैं वो आप अपने आप कट ऑफ करना शुरू हो जाओगे। आप उनको, उनके सराउंडिंग में जाते ही आपको इरिटेशन होने लगेगी, यार यार कैसे लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, ये हमेशा जब देखो तो नेगेटिव बातें करते हैं। इवन आप उनको खुद से आप चाह करके भी उनके साथ मिक्सअप नहीं हो सकते तब, क्योंकि आप अपने आप को पूरा क्लीन करना शुरू कर दिए हो। तो एक चीज ये होता है। हाँ, यस प्लीज सर, एक क्वेश्चन है, सुप्रीत एक व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज एंगर। हाँ, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, इफ आई से कि मैनेज क्यों करना है एंगर को, व्हाई डू यू वांट टू मैनेज एंगर, आर इमोशंस, क्यों करना है? पहले क्वेश्चन तो यही आता है। हाँ हाँ, मतलब हो सकता है, मतलब कुछ लोग, जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब अभी तो कंट्रोल कर लिया मैंने, पर मतलब वो निकल जाता है तुरंत, जो भी सामने होता है ना उसके ऊपर। तो वो सारी सिचुएशन से बचने के लिए, तो एंगर को आप क्या मानते हैं, गलत मानते हैं या सही मानते हैं? सही भी है, मतलब अंदर जो भी चल रहा है एटलीस्ट आप उसको निकाल देते हो और सब खत्म हो जाता है। उसको अंदर रखने से बेटर है कि उसे बाहर निकाला जाए। हाँ देखिए, सारे लोग ऑलमोस्ट हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर एक बाय फॉल्ट इनबिल्ट एरर कह सकते हैं, इमोशन। वो पैदा होते ही भगवान, वो होता है ना कि वो हार्ड ड्राइव ही ऐसी बनाई, चिप ही लगाया है कि बाकी कोई वो फिट हो ही नहीं सकता हमारे साथ में।
तो इमोशन वो जब हमारे अंदर इनबिल्ट है बाय डिफॉल्ट, तो वो क्रिएट करेगा, अपने इफेक्ट्स को दिखाएगा, शो करेगा वो अपने इफेक्ट्स को। सो जो चीजें हमारे फेवर में नहीं है उसको लेके हम एंगर होंगे, जो हमारे फेवर में होंगे वो उसको लेकर के हम बड़े खुश हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई तारीफ करे ना, राजीव वी आर एक्सेलेंट, मैं तो सही बताऊं नींद नहीं आएगी रात भर, हाँ, बट वही बोले राजीव यार वर्स्ट पर्सन यार, तभी भी नींद नहीं आएगी रात भर। भाई इसने ऐसा क्यों बोला, क्या कमी रह गई? मतलब वहां पे दोनों में एक हैप्पीनेस का है, एक एंगर का है। इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया वर्स्ट पर्सन, एक ने एक्सेलेंट बोल दिया, कैसे बोल दिया, मतलब आई एम सो हैप्पी मेरे। तो दीज टाइप ऑफ इमोशन दोनों ही हैं और वो हमारे अंदर हैं तो निकलना भी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज ये होती है कि उससे हमारा वर्क या हमारा जो एक डेली पैटर्न है वर्क का, बिहेवियर का, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। जहां पे ये चीजें हैम्पर होनी शुरू हो जाती हैं तो वी रियली नीड टू मैनेज दीज थिंग। जो भी सुप्रीता ने पूछा क्वेश्चन कि हाउ टू मैनेज, या देयर आर सो मेनी थिंग्स हाउ टू मैनेज योर एंगर, बट वो एंगर कहाँ से और किसकी वजह से आ रहा है? जैसे वर्क प्लेस का एंगर है, या फैमिली का एंगर है, या इमोशन पर्सनल रिलेशंस के एंगर्स हैं, या स्टडी के एंगर्स हैं। तो यू जस्ट मेक योर सेल्फ अवेयर अबाउट द एंगर। देन उसके बाद में अगर आपको लगता है कि एंगर एक कॉमन वे में अगर हम बात करें, तो जैसे पहला क्वेश्चन से रिलेटेड है एंग्जाइटी, और उससे दोनों को एक साथ हम मर्ज करके कर सकते हैं कि हाउ कैन वी मैनेज। सो मेडिटेट मीन्स कुछ एक्टिविटीज हैं जो सब में एप्लीकेबल हैं, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे वो आपका स्ट्रेस हो, चाहे एंगर हो। तो उसमें आप इसको मेडिटेशन का जो माइंडफुलनेस का है वो कर सकते हैं। दूसरा एंगर को हो चाहे आपका एंग्जाइटी का हो, वी शुड राइट। हमें अपने प्लानिंग्स को, अपने विजन्स को लिख करके रखना चाहिए ताकि वो हमें बार बार अवेयर करते रहें कि हाँ ये चीजें। और प्लानिंग क्या होता है, ये नहीं कि एनुअली हमने प्लान करके रख दिया, अरे कर तो लेंगे यार, नहीं। एवरी डे रीचेक योर प्लानिंग, क्या है, आप मॉर्निंग में उठो। एंड क्या होता है कि हम अपने लाइफ में क्या दो चीजें नहीं है हमारे अंदर में, दो तीन चीजें, एक्सेप्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंगर और एंग्जाइटी को लेकर के कि मेरा लॉस, अगर मुझे किसी चीज का लॉस हुआ है तो सामने वाले का बेनिफिट हुआ होगा। हाँ, इट्स अ नेचुरल लॉ, ये मैंने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया। हाँ, सपोज शॉपकीपर है, उसने मुझे 3 रुपीज का जो मटेरियल है वो मुझे 5 रुपीज में सेल करता है, तो 2 रुपीज उसको मिलता है, बेनिफिट हुआ। तो मेरा 2 रुपए का लॉस हुआ बट उसको 2 रुपए का फायदा हुआ। तो अब ये चीज हमें देखना है कि मतलब उससे हमें कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो कहीं कहीं हमारा जो बेनिफिट हुआ है, कहीं ना कहीं दूसरे का तो लॉस हुआ होगा ना, कहीं से वो निकल के ही हमारे। हाँ, सो ये चीज होना चाहिए। तो हमें प्लानिंग करके रखना चाहिए कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारे पास, हमें वी शुड एक्सेप्ट आवर थिंग्स कि जो भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम क्या करते हैं ना, ब्लेमिंग गेम शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जाम होता है ना, पेपर तो मैंने अच्छा लिखा था लेकिन एग्जामिनर ही सही से नहीं पढ़ा होगा उसने, इसलिए नंबर खराब दिए उसने। हाँ, क्या करूं, मैं टाइम से निकला था, वो ट्रैफिक नहीं होता तो मैं टाइम से पहुंच जाता। तो ये ब्लेम गेम से बचना चाहिए। अरे बॉस को समझ में नहीं आता है, या ये प्रोफेसर को पढ़ाने ही नहीं आता है। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री ऑल दीज आर्गुमेंट्स, बट वो है क्या, लॉजिकली वी जस्ट रिव्यू आवर थॉट्स। हम देखें, अगर रिव्यू करें तो पता चलता है कि यार एक्चुअल में क्या है ये। तो वहां पे पहले तो हमने बोला कि माइंडफुलनेस की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा हमने बात किया कि एटलीस्ट हमें एक अपनी प्लानिंग रिटन में होनी चाहिए, एवरीडे हमने क्या किया है और क्या चीजें छूट गई हैं। और लास्ट में एक हमें एक क्या बोलना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए रिफ्लेक्शन मोड में कि अच्छा ये चीज हुआ तो इससे क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, और ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। तो ये चीजें हमें डेली अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली
हमारा एंगर भी। एंड सबसे बड़ी बात है, एक प्रैक्टिकल थिंग्स है, मतलब जिसको गुस्सा आता है, इट्स माय ओन एम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस है। आप फिस्ट है, आपको जब गुस्सा आ रहा है ना, तो एकदम टाइट टाइट एकदम ग्रिप करो और 5 सेकेंड्स बाद धीरे धीरे रिलीज करो। 5 टाइम्स करोगे आप, आपका एंगर ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। बिकॉज ओके, आप टाइट मुझे मीन्स, बहुत गुस्सा आता है। हाँ, जब भी हो तो टाइट एकदम, फेस एकदम पूरा मुट्ठी एकदम टाइट करके धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करिए। आप 5 टाइम्स करोगे, ऑटोमेटिक आपका रिलीज, क्योंकि फ्री कर रहे हैं आप हर चीज, तो रिलीज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अचानक से ब्लड फ्लो यहाँ पे रुक जाता है, फिर धीरे जैसे हमने रिलीज करते हैं ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हमारे ब्रीदिंग साइकिल भी बढ़ जाती है। तो जितना हम ज्यादा अच्छे से ब्रीथ डीप ब्रीथ करते हैं, उतनी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को रिचार्ज करता है, तो डेफिनेटली गुस्सा हमारा कम होगा। ओके, थैंक यू आपके एक आंसर्स इल्यूजन के का भी लिए। आई क्वेश्चन था। होप व्यूअर्स को अपने आंसर मिल गए होंगे। हाँ, इल्यूजन का क्वेश्चन पूछा था कि इल्यूजन क्या है, वो भी आप एक बता दीजिए इसके बारे में। फिर कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन प्लीज? इल्यूजन क्या है, ओके। ये पूछा था। इल्यूजन क्या है? देखिए, हम्म, 3 थिंग्स हैं: इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। ओके, तो इल्यूजन क्या होता है कि फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन मतलब एक बड़ा फेमस एग्जांपल है कि अंधेरे में अगर रस्सी भी होगी ना, तो हमें सांप दिखेगा। अंधेरे कमरे में अगर रस्सी है तो सांप दिखेगा, दैट इज इल्यूजन, फॉल्स परसेप्शन। हमने रस्सी को, थ्रेड को सही से परसीव नहीं कर पाए। सो अगला क्या है कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, जो चीज रियल में अवेलेबल नहीं है उसको हम विजुअलाइज करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, बात कर रहे होते हैं, वो टॉक कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है अलग से, और बात करते हैं, अच्छा हाँ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। आप देखोगे किससे बातें कर रहा है, बट उससे पूछोगे, हाँ वो खड़ा है बात कर रहा है। मतलब विजुअली हेलुसिनेशन विजुअल होता है। तो विजुअल जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है रियल वर्ल्ड में, दिख नहीं रहा है नॉर्मल को, वो उसको दिखाई देता है, दैट इज हेलुसिनेशन। ओके, एंड थर्ड थिंग इज कि डिल्यूजन, इट्स अ थॉट लेवल का फॉल्स बिलीफ सिस्टम। फॉल्स बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि सपोज आपने ऐसे देखिए, हेलुसिनेशन एंड कह सकते हैं, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन ये साइकोटिक केसेस में होते हैं, जो क्रॉनिक लेवल के केसेस होते हैं। इल्यूजन तो हर किसी को हो सकता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इल्यूजन अगर हो रहा है किसी को, हाँ, तो दे आर फाइन फिट। इल्यूजन हो रहा है तो सही है, बट हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हो रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो डिल्यूजन में क्या होता है कि, हाँ, डिल्यूजन में हम ये कह सकते हैं कि तो डिल्यूजन में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो वो अपने आप को महान समझते हैं, लाइक हमसे जानकार कोई है ही नहीं, आई एम अ सुप्रीम पावर, बिलीफ सिस्टम है उनका। या इफ 2 people आर टॉकिंग टुगेदर, तो वो अलग सोच, जरूर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे होंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट मी। मतलब वो फॉल्स बिलीफ सिस्टम, डाउटिंग करना। ओके, और अगर आपने कुछ उनको खाने में दिया है, तो आपने ऐसे पेशेंट देखोगे हर चीज को वो स्मेल करके खाते हैं, सूंघते हैं, कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। एंड और एक इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग जो नॉर्मली स्मेल करके खाते हैं हमें डिल्यूजन हो रहा है, हाँ, वो रीजन होता है कि हमें टेस्ट नहीं, स्मेल नहीं पसंद है। बट इसके पीछे रीजन क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं ऐसे स्मेल करके खाने के पीछे, उनका रीजन क्या होता है कि कहीं कोई मुझे मारने के लिए उसमें पॉइजन तो नहीं मिला दिया, कहीं कुछ मेरे अगेंस्ट में कोई ऐसा गेम प्लान तो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वो स्मेल लेता है खाने के। और जिनको भी ऐसा हेलुसिनेशन उन लोगों को भी होता है जो टीवी सीरियल ज्यादा देखते हैं। एक्चुअली ये फॉल्टी लर्निंग है, इट्स अ फॉल्टी लर्निंग। हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको सीख रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं।
और ये बड़ा इजी है क्योंकि हम उससे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं फट से। वो इमेजिनेशन फैंटेसी है ना, वो पूरी चीज रियल नहीं है। और रियलिटी से इट्स अ ट्रुथ कि हम रियलिटी से भागते हैं। राइट। एक और क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ, और क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में काम करता है? या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। व्हेन आई जस्ट शेयर एन एग्जांपल during my when I was doing my hypnotherapy course and PLR, past life regression. So on that thing I learned about the law of attraction, energy. So जो चीजें हमने अभी सोचा या जो हमारे माइंड में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी कुछ चीजें आ जाती हैं, वो एनर्जी क्रिएट करती है। और वो एनर्जी हमारे कॉन्शियस माइंड से होकर सबकॉन्शियस लेवल पे वो हमने ड्रॉप कर दिया और वो यूनिवर्स में राउंड अप होती रहती है। वो एनर्जी जहां मैच होगा वहां पे वो स्टॉप हो जाता है, और वहां पे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ, जैसे हमें किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, मैथमेटिक्स वेरी कॉमन, सबको मैथमेटिक्स से डर लगता है। ओके, मुझे भी तो लगता है। हाँ, और मैथमेटिक्स से हमें डर तो लगता है, हम ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो फोकस कर रहे हैं पूरा, वो एनर्जी हम सराउंडिंग्स में डाल रहे हैं। तो क्या होता है वहां पे वो सारी चीजें हमें ड्रैग करने, जैसे होता है ना कि एनर्जी है तो एनर्जी को खींचती है, ड्रैग करती है, जैसे मैग्नेट होता है वो ड्रैग करेगा। तो आपको कभी लाइफ में ऐसा फेस करना पड़ जाता है, अरे यार मैं इस चीज से तो इतना भाग रहा था लेकिन यही मेरे सिर पे आ गया। आपने एनर्जी इसलिए दिया था, डर लगता है, भाग रहे थे, आपने वो एनर्जी वैक्यूम क्रिएट किया हुआ था पूरा, और वो एनर्जी से आपने सोल्यूशन नहीं किया था ना, वहीं पे छोड़ दिया था आपने। अगर आपने उसका सोल्यूशन कर दिया होता तो शायद वो डिसॉल्व हो जाता। जैसे रेड कलर को रेड में मिक्स करोगे तो मर्ज हो जाता, डिसॉल्व हो जाता, पता नहीं चलेगा। बट उसको रेड को येलो के साथ करोगे तो ऑरेंज कलर बन जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाता है। एंड वन थिंग कि हमारी एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप नेचर ऑफ लॉ पूछ रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहे हो, तो आपने जस्ट रिकॉल योर एक्सपीरियंस कि आपको पूरे कभी ट्रेवल कर रहे हो, कभी पिकनिक पे गए हो, कहीं पे गए हो, कोई एक ऐसा इंसान दिख जाता होगा जिसको देख के लगता है अरे वाह कितना प्यारा बंदा है, इससे बातें करे, इसके साथ हेलो हाय हो जाए, मतलब इस तरह की फीलिंग आती है। और कहीं एक ऐसा होता है कि जिसको देखती, कभी आप मिले नहीं हो लेकिन देखते हैं यार इसको मिल जाए तो पकड़ के मैं पीटूं। हाँ, क्या है ये? बिकॉज एवरीवन, हाँ, इन्हें हर इंसान के पास एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं ना, तो सेम एनर्जी ड्रैग करती है, मैं वो अपने आप तरफ अट्रैक्ट करती है, और जो अपोजिट एनर्जी होती है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। दैट्स वाई हमें किसी अजनबी को देख के गुस्सा भी आ जाता है और किसी अजनबी को देख के प्यार भी आता है। अरे यार हाउ सो दैट। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी ही एनर्जी के लोगों को, मतलब अपने ही जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यस, आप देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है कि सबके लाइफ में हुआ है, मेरे साथ में भी हुआ है कि कॉलेजेस में हम जाते हैं तो हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं, लड़कों के लड़कियों के। हाँ, तो अगर एक जीनियस है ना तो सारे जीनियस ही मिलेंगे, स्टूडियस मिलेंगे। एक कोई तफरी करने वाला का, तफरी करने वालों का ग्रुप अलग बन जाता है। हाँ, सो लाइक दैट, इस तरह से वो एनर्जी काम करती है हमारी। और किसको हमारे पास लाना है, अगर हमने एक एग्जांपल है बड़ा अच्छा सा विवेकानंद का, आपने अगर रीड किया होगा तो, विवेकानंद को जब शिकागो जाना हुआ था तो वो अपने राजा खेतड़ी के थ्रू गए थे। तो उनको जैसे सपोज उनको कल मतलब आज पहुंचना था, तो वो विवेकानंद आज नहीं पहुंच के नेक्स्ट डे मतलब टुमारो दूसरे दिन पहुंचे। तो राजा उन पे गुस्सा हुआ, खूब गुस्सा हुआ। तो विवेकानंद ने पूछा कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो बोले हमने कल तक आपका वेट किया, आप आया नहीं, हमने आपके लिए इतना एक भोज का वो आयोजन किया था, पकवान बनवाए थे, ये किया था, वो किया था,
सारा कुछ, तो सब व्यर्थ हुआ। तो राजा बोलता है कि विवेकानंद जी बोलते हैं कि तो आपने उस भोजन का क्या किया? बोले हमने मिल बांट के खा लिए। तो उन्होंने बोला कि जैसे अभी आपने मेरे लिए इतने अच्छे वचन निकाले हैं, वो मैं भी नहीं ले रहा, तो आप इसको अपने अपने लोगों में बांट लो। तो हाँ, इट मीन कि जो चीज हम लेना चाहते हैं वो मिलेगा, हमारी विलिंगनेस होगी तभी कोई चीज हमारे पास आएगी, चाहे वो कॉन्शियस एफर्ट हो चाहे अनकॉन्शियस एफर्ट हो, या बचपन में हमने कुछ ऐसी एनर्जी ड्रैग करके छोड़ दिया होगा, फिर बाद में हम लोग देख रहे होंगे कि हाँ वो अभी बड़े होकर के एडल्ट होकर के वो सारी चीजें अभी हम देख रहे हैं, अरे ये तो हमारा बचपन का ड्रीम था, हमने बचपन में ऐसा सोचा था। जैसे डू यू रिमेम्बर एक वन ऑफ मूवी खामोशी मूवी थी, राजेश खन्ना वहीदा रहमान की? नहीं, बहुत नहीं, पुरानी है, वो नहीं पता। सॉन्ग अगर मैं उसको करता हूँ तो जिसमें एक सॉन्ग था, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, दैट वाज लता जी का सॉन्ग है। उस मूवी को मैंने देखा था, वहां पे वहीदा रहमान का एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजी, मतलब कि साइकोलॉजिकल नर्स का रोल है उनका वहां पे। तो वो मूवी जब मैंने बचपन में देखी थी तब मुझे था कि हाँ फ्यूचर में मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो ओके। वहां पे कि मैं कुछ ऐसा करूं, क्योंकि आई वाज, देखो नॉर्मल पर्सन से सारे लोग मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो हम लोगों से डिफरेंट है, उसको लोग क्यों नहीं समझना चाहते हैं? तो इसके लिए लोगों ने वो एनर्जी मेरी थी शायद, तो बाद में मैं साइकोलॉजी के फील्ड में आया, वो एनर्जी ने मुझे ड्रैग कर दिया। ओके, हम्म। राइट, एवरीथिंग इज एनर्जी। या सब एनर्जी पे वर्क करता है। बाद में और सब लोग अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो या तो अच्छे लोग आएंगे नहीं, आजकल। एक चीज और, ये जो अच्छा और बुरा वाला हाँ। कंसेप्ट है ना, इसमें फंसना ही नहीं चाहिए इंसान को। ओके। रीजन भी, जैसे मैंने बताया, मेरा लॉस तो दूसरे का प्रॉफिट, दूसरे का लॉस तो मेरा प्रॉफिट। जो मेरे लिए अच्छा है हो सकता है दूसरे के लिए बुरा हो। और अच्छा या बुरा क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं, इट्स अ सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। इफ वी आर लिविंग इन सोसाइटी, हमें सोशल नॉर्म्स फॉलो करने हैं तो हमें फॉलो करने चाहिए, नो डाउट, लेकिन एक्सेस नहीं होना चाहिए। मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ वो 4 लोग कहाँ हैं जिन्होंने मेरे पापा को बोला था आप साइकोलॉजी पढ़वा रहे हो, उस बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो 4 लोग मुझे आज तक नहीं मिले। तो ऐसे लोगों पे नहीं है। ठीक है, हमें सोशल नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, बट हमें ये भी देखना है कि अकेले से हमारी सोसाइटी या ये वर्ल्ड नहीं है, सब लोगों का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि हाँ, अच्छा या बुरा नहीं है, आपका मन करा, देखो सब, जैसे आपने बोला गुस्सा, अरे हमारे अंदर में गुस्सा था तभी तो बाहर निकल के आया, अंदर नहीं होता तो हम जबरदस्ती प्रिटेंड क्यों करते, शो क्यों करते उस चीज को? गुस्सा था अंदर में इसलिए निकल के आया, निकल गया तो ठीक है। हाँ, कहाँ निकालना है, कैसे निकालना है, किस वजह से रिलीज करना है, वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। गुस्सा निकालो आप, लेकिन अभी जिससे हमें खतरा है वो हम गुस्सा कभी नहीं निकालते। आप अपने मतलब कि सीनियर पे कभी गुस्सा नहीं निकाल सकते। अपनी माँ को गुस्सा नहीं दिखा, हाँ मतलब जिससे आपको खतरा है, मैं अपने बॉस पे गुस्सा नहीं निकाल सकता, या अपने सीनियर जो प्रोफेसर उन पे गुस्सा नहीं दिखा सकता मैं, नहीं तो फिर मेरी नौकरी गई। हम गुस्सा उन्हीं पे निकालेंगे जो हमसे, जो हमें हमारे लिए हार्मफुल ना हो। छोटा भाई, राइट, छोटी बहन, एग्जैक्टली। मेरा जूनियर, मेरा जूनियर कलीग, मतलब ऐसे लोगों पे। तो यहाँ पे हमें वो चीज ये बात थोड़ा, तो सही है। हाँ। ओके, तो सर एक और क्वेश्चन है कि ये यौगिक साइंस पे जो हम बात कर रहे थे कि हमारी जो एंशियंट साइंस है वो कहती है कि अगर हमारे माइंड में सही ना हो या कुछ पीस ना हो तो हमारा जो बॉडी का अलाइनमेंट होता है वो सही नहीं होता है। वो हमें बता देता है कि कुछ गड़बड़ है। तो क्या हम्म। कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए योगिक साइंस, पहले तो योगा को समझना पड़ेगा। योग एक्चुअली नॉट योगा, वो वेस्टर्न में जाता है तो योगा हो जाता है, और इंडिया में रहता है तब तक योग रहता है, ठीक है। सो योगा इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा इज अ लाइफ स्टाइल। योग इज लाइफ स्टाइल, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। सो
इट्स 8 अष्टांग योग जिसको हम बोलते हैं ना, 8 अंग हैं इसके, जिसमें हमें कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना बैठना, कैसे रहना, सारी चीजों से शुरू होता है। और फिर उसके बाद जाकर के यम नियम, फिर आता है आसन, फिजिकल मूवमेंट्स, ओके। फिर प्राणायाम, ब्रीदिंग, तब जाके पूरी लाइफ हमें शांति के। अभी क्या होता है ना, आप जनरली पूछो क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग योगा। व्हाट इज योगा? अरे सुबह चले गए, 1 घंटे का हमारा इंस्ट्रक्टर आता है, लाइव क्लास लेता है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाता है, सूर्य नमस्कार करवाता है। दैट इज एक्सरसाइज, नॉट योगा। दैट इज योगा। तो इसमें क्या होता है, हमें ये समझना है, योगिक साइंस जो हमारे माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट है। इट्स वेरी ट्रू एज यू से कि इट्स योगा इज अलाइनमेंट प्रोसेस, हमारे माइंड को, सोल को, बॉडी को अलाइन कर रहा है वो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बताया कि हमारे विचार, थॉट्स, हमें कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है, किसका, जब हम इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बात करते हैं, तब वहां पे हमारा प्योरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। प्योरिफिकेशन इन द सेंस कि मतलब कि हम हमेशा क्लियर रहते हैं। मतलब कि जैसे कुछ छोटा बेबी होता है ना, छोटा बेबी, उसको अगर आप देने का मन होगा नहीं देगा, नहीं होगा तो आपका मन भी नहीं होगा तो भी आपको देगा, उससे कुछ भी पूछोगे बता देगा, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। वो सीधे बोल देगा कि एक जोक आता था ना कि फोन आता है घर पे तो पूछते हैं डैडी है क्या घर पे, तो डैडी पूछते हैं बेटा किसका फोन है, अंकल जी का है, तो बोलो बेटा पापा घर पे नहीं है, तो फोन पे बोलता है अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। तो मतलब बच्चे का मन जैसे होता है, योगा वो करता है, हमारे एकदम क्लीन करता है। जैसे एक वाटर होता है ना, पानी में क्या होता है कि अगर वो स्टिल एकदम पूरा शांत है तो उसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, इमेज अपनी देख सकते हैं। बट अगर उसमें हमने एक ड्रॉप या कंकर डाल दिया तो सब ब्लर हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है। तो योगा वही करता है, जो हम कंकर डालते हैं उसके बाद की जो शांति, पीस लाता है, दैट इज योगा। तो वो हमारे फिजिकल एक्सरसाइज से भी, ब्रीदिंग से भी हमारे, और रही बात ध्यान की, तो ध्यान तक पहुंचने के लिए जैसे मैंने बताया, हम जो मार्केट में आजकल चल रहा है, हम ध्यान करवाते हैं, करो ध्यान वो किया नहीं जाता है, हो जाता है। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम तक हमने कर लिया, ध्यान अपने आप हर वो एवरीडे लगता है हमारा, हर दिन हमारा ध्यान लग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। या तो सेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन टाइम बहुत कम है, और इसलिए मुझे एक लास्ट क्वेश्चन के साथ खत्म करना पड़ेगा, और फिर कभी फिर से बैठेंगे और फिर से एक बहुत अच्छा सेशन करेंगे। बिकॉज इंस्टाग्राम हमें सिर्फ 1 घंटे की इजाजत देता है सेशन करने की, तो इसलिए वाइंड अप करना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आज का जो हमारा यूथ है बहुत ही परेशान है, या फिर कंफ्यूज्ड है, या फिर छोटी छोटी बातों पे, जैसे मैंने बोला डिप्रेस हूँ, ये स्ट्रेस हूँ, या फिर जो भी है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस दे रहे हैं? कुछ लाइफस्टाइल के चेंजेस की, और कुछ मेंटली वो क्या कर सकते हैं ऐसी चीज की वो उनको बैलेंस रखा जा सके? फॉर यूथ, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं एडवाइस नहीं दे सकता, बट आई कैन से समथिंग व्हाट आई ऑब्जर्व। मतलब कि अभी जो सीन चल रहा है, जैसे मैं न्यूज भी देखता हूँ, मूवीज भी देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ, तो वायलेंस इतना ज्यादा हो चुका है हमारे थॉट लेवल पे। हम फिजिकल लेवल पे नहीं कर रहे हैं ये वायलेंस, ये इम्पल्सिविटी हमारे फिजिकल लेवल पे नहीं है, ऐसा हमारे मेंटल लेवल पे है। और हमने क्या किया है कि अपने पूरे सेशन में जैसे क्वेश्चन भी आया था एंजाइटी और एंगर को लेके, आप देखो कि यूथ कुछ भी हो, सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस। वो चीज अवेयर नहीं है, सॉरी अवेयर नहीं है वो चीज। इवन कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं अवेयर नहीं रहता हूँ, तो आई रिएक्ट, रिस्पॉन्स नहीं करता, मैं रिएक्ट कर देता हूँ। बट बाद में जब मुझे पता चलता है नहीं ये चीजें ऐसी होनी थी और ऐसा प्रोसेस है इसका, देन आई फील सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ उसको, मतलब एडमिट करना चाहिए। तो हमारे पास एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, नॉट मैं नहीं कहता कि गूगल के थ्रू। रीजन बिंग क्या होता है ना कि गूगल में अगर सिंपल खांसी भी है ना आपको, कफ, तो लास्ट में वो ले जाकर के आपको कैंसर डिटेक्ट कर देगा, टीबी डिटेक्ट कर देगा। हाँ,
सो हाँ, डोंट उस पे कि फोकस करो कि आप गूगल आपने किया है। तो आप जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के, उनसे आप उनसे डिस्कशन करो सारा कुछ। तो अवेयरनेस, आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो अवेयरनेस बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या होती है कि कुछ अपने आप को पर्सनल वैल्यूज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो बिना वैल्यूज के और डिसिप्लिन के लाइफ नहीं सरवाइव होनी है। अब हम सोचते हैं कि अगर किसी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, आपको ये नहीं करना है, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आपको नहीं जाना है, तो मत जाओ ना। क्यों? ये नहीं है कि अब अभी थोड़ी है कि कोई बोलने लगा आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मैं बालिग हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कौन बोल सकता है ऐसे वैसे। नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अपने लिए बैरियर लगाना है, क्योंकि अब हम बैरियर फ्री हो जाते हैं तो हम क्या होता है कि हम एकदम फ्री फ्लो में बह जाते हैं और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, हमारे वैल्यूज, लाइफ का वैल्यू खत्म हो जाता है, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। इसलिए बैरियर्स या डिसिप्लिन इसलिए होता है कि हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग अवेयरनेस, सेकंड थिंग इज मेक योर ओन सिस्टम, प्रोसेस, वैल्यूज जो भी हम कह लें, खुद के लिए बनाओ आप। और वो वैल्यूज ऐसे होने चाहिए जो वेलफेयर के, वेल बीइंग के लिए हो। प्रिंसिपल्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। प्रिंसिपल होते हैं सेल्फ बेनिफिट के लिए होता है, बट वैल्यूज होते हैं यूनिवर्सल वेलबींग के लिए। सो हमें वैल्यूज बनाने हैं। दूसरा एक्सेप्टेंस, थर्ड थिंग इज एक्सेप्टेंस। फोर्थ थिंग एडमिट करना आना चाहिए। यू मस्ट कि नो कि ये गलती हुई है, तो हाँ ठीक है, एडमिट करो ना गलती हुई है। कोई आपका वो थोड़ी है कि नहीं आपने गलती कर दी है तो आपको सूली पे चढ़ा देगा, नहीं, आपने एडमिट कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। एंड उसके बाद में क्या है कि वी शुड थैंकफुल टू आवर सपोर्टर्स, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे इवन आई एम सेइंग नेचर ऑल्सो। नेचर में कभी आपको पेड़ हवा दे रहा है, उसको थैंकफुल हो जाओ। जब तक आपके अंदर सॉरी और थैंक्स का ये रियलाइजेशन नहीं होगा, मतलब आपने कभी झटके से दरवाजा भी बंद किया ना, तो वहां पे सॉरी फील होना चाहिए आपको, तब आप मतलब यू आर मतलब आप अवेयर हो रहे हो ऐसे। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली। और आप भीड़ का हिस्सा क्यों बनते हो? एक बार मैं अन्ना हजारे जी का वो सेशन अटेंड कर रहा था व्हेन आई वाज वेरी यंग, और मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया था ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप इन एमपी, मध्य प्रदेश, उज्जैन। तो उन्होंने एक बात, लोग बोले ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ, तो अन्ना हजारे जी ने एक बात बोली कि तुम ऑटोग्राफ क्यों मांग रहे हो, खुद को ऑटोग्राफ बनाओ ना भाई, मेक योर ओन सेल्फ। एक वो है अपने वेदों में, उपनिषद में बात आती है, आप तो दीपो भव, खुद के दीपक चलो बनो, तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला, सेशन बहुत ही अच्छा था, जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन खत्म करना पड़ेगा। और फिर कभी हम कनेक्ट होंगे। और थैंक यू राजीव हमारे से जुड़ने के लिए, हमारे शो में आने के लिए, और इतने अच्छे मतलब सब कुछ बताने के लिए। हमें बहुत ही नॉलेज मिली आज, और आई होप हमारे व्यूवर्स को भी मिलेगी, और आगे भी हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। बाय राजीव, हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन, बाय।